स्वागत है आपका श्री करणी एकेडमी एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान। यहां पर हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की और मेंडल की। मेंडल हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी टाइम से हम मेंडल पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से मेंडल को डिस्कस कर रहे हैं पिछले कई लेक्चर से, और इसको हम पूरा कर भी चुके हैं। यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर दो डिजीज की हम बात करेंगे, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया की। सिंपल सा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कई सारी डिजीज पढ़ी थी। मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ रिकॉल करवा देता हूँ। इससे पहले जब हमने डिस्कस किया था, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था हमने। ये आपके सामने इमेज मेरे पड़ोस में मेंडल की है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये पायसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट पर इन्होंने अपना वर्क किया था, जो चर्च के गार्डन में था, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए कई सालों तक, 10-11 साल तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद में अपना वर्क पब्लिश किया था। सबसे पहले जेनेटिक्स, जब भी आप जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो जेनेटिक्स के जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं, जेनेटिक्स के बारे में जहां भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप सबसे पहला नाम मेंडल का पढ़ेंगे। मेंडल से पहले की जेनेटिक्स आप नहीं पढ़ते, क्योंकि उससे पहले थी नहीं कुछ। तो सारा जो जेनेटिक्स का वर्क था वो सब कुछ मेंडल के साथ ही स्टार्ट हुआ और मेंडल के बाद स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ डिजीज की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको, बिल्कुल ब्रीफ आपको कर रहा हूँ। हमने डिस्कस किए हैं पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर क्रोमोसोम्स के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन के अंदर वैसे तो हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, और उनसे पहले वायरल क्रोमोसोम्स। तो वायरस में वायरल क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, एंड यूकैरियोट्स के अंदर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। इस लेक्चर के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे हैं डिजीज की, तो जब हमने डिस्कस किया था ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स या एनिमल के अंदर क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स 2 टाइप के थे हमारी बॉडी के अंदर, ऑटोसोमल एंड एलोसोमल। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के कारण कुछ डिजीज हो रही थी, एलोसोमल क्रोमोसोम्स के कारण कुछ डिजीज हो रही थी। साथ में डिजीज क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण भी हो रही थी, और इनके अंदर कोई जीन अगर प्रेजेंट हो, क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको मेंडल ने फैक्टर कहा था, वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, वो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो इनकी डेफिशिएंसी से, इनके गायब हो जाने से, या किसी और जीन के प्रेजेंस होने से, तो लीथल जीन होते हैं, उनकी प्रेजेंस के कारण भी डिजीज होती है। कई सारी डिजीज हो सकती है, जिनमें से कुछ हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सारी है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 डिजीज हमें डिस्कस करनी है, 2 डिसऑर्डर्स हमें डिस्कस करने हैं, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया। अब ये क्या है और होता क्या है इसके अंदर? तो सिंपल सा, सबसे पहले हम बात करेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया की। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल जीन के कारण हो रही है, और एक रिसेसिव जेनेटिक म्यूटेशन है। और होता क्या है इसके अंदर, आपको सबसे पहले ये पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे, तो यहाँ पर इसमें हो क्या रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड्स फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का। हम अमाइनो एसिड का सिंथेसिस नहीं कर रहे, हम अमाइनो एसिड्स को फूड के थ्रू ले रहे हैं बॉडी के अंदर। तो हम कई सारे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको फूड के थ्रू टेक कर रहे हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, इनमें से एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइलएलेनिन। ध्यान समझना, यहाँ मैं इसको एक चार्ट की तरह थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा इस तरह से। लैंग्वेज तो लिखी हुई होती है नोट्स में, बुक में, हर जगह लिखी हुई है, तो नोट्स से समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिंपल सा देखें इसमें क्या कंडीशन है। यहाँ पर आपके पास में आप जो फूड से इंटेक कर रहे हैं, जो अमाइनो एसिड है, दैट इज फिनाइलएलेनिन। अमाइनो एसिड इज फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइलएलेनिन अमाइनो एसिड है जो आपको मिल रहा है फूड के थ्रू। ये फिनाइलएलेनिन आपकी बॉडी में कोई काम नहीं आ रहा, ये फिनाइलएलेनिन आपकी बॉडी में फंक्शन नहीं कर रहा। आपको इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है इसको टायरोसिन के अंदर। फिनाइलएलेनिन कन्वर्ट होगा, इसको आप कन्वर्ट करेंगे टायरोसिन के अंदर। तो कन्वर्ट कर दे इसको, इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट किया है आपने इसको टायरोसिन में।
तो फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड था, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है टायरोसिन के अंदर, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक एंजाइम दैट इज PAH. दैट एंजाइम इज PAH, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. तो यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन. ठीक है, तो यहां पर फिनाइल एलेनिन है जो आपको फूड के थ्रू ऑब्टेन हो रहा है. जो भी आप वेरियस टाइप के फूड्स खाते हैं, तो हम इसीलिए तो नेचर ने सब कुछ सेट करके दिया है. नेचर ने हमें बहुत सारे टाइप के फूड दी, सबका टेस्ट अलग अलग, तो हम एक नहीं तो दूसरा खाएंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे. तो जब हम फूड खा रहे हैं और वाटर जिसका कोई टेस्ट नहीं है, वो इसीलिए दिया क्योंकि ये नेसेसरी है सबके लिए, और इसके ऑप्शंस भी नहीं है. अगर वाटर के ऑप्शंस होते तो इसमें भी हो सकता है शायद टेस्ट होता, अलग अलग टाइप के टेस्ट वाले वाटर होते. लेकिन यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं, तो वेरियस टाइप के फूड सोर्सेज हैं जिनसे हमें फिनाइल एलेनिन ऑब्टेन हो रहा है. ये फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन के अंदर. इसको कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है. एंजाइम इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. ये एक एंजाइम है. कोई भी एंजाइम की आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसके नाम के लास्ट में एज आता है. ये एक मोस्ट पॉपुलर वे है नोमेनक्लेचर का. यही एक तरीका है नोमेनक्लेचर का जिसमें आप नाम के पीछे एज लगा देते हैं. वो किसके पीछे लगा रहे हैं, वो एंजाइम पढ़ता है. हम कई बार सबस्ट्रेट के नाम के पीछे लगा देते हैं, कई बार जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसके पीछे आपने एज लगा दिया, डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सिलेज, और कई बार आप दोनों को कंसीडर करते हो और दूसरे के नाम के पीछे एज लगा देते हो. तो यहाँ पर हमने फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट भी है, रिएक्शन का टाइप भी है और एज लगा दिया आपने. तो ये एंजाइम है, इसको कन्वर्ट करना. अब ये जो आपका टायरोसिन है, ये टायरोसिन के वेरियस फंक्शंस है. ये दूसरे अलग अलग बहुत सारे काम करता है. तो कई सारे इसके फंक्शंस हैं, ये अपने फंक्शंस कर रहा है. ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये आपकी बॉडी के अंदर. तो इसका आपकी बॉडी में प्रेजेंट होना जरूरी है, नहीं तो आपकी बॉडी में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं. अब यहाँ पर कर क्या रहा है और हो क्या रहा है. यहाँ पर ये बहुत सारे फंक्शंस कर रहा है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनको हम फिर कभी किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज उनकी जरूरत नहीं है हमें. यहाँ पर अब अगर आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अगर एब्सेंट है, इफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज इज एब्सेंट, इसको शॉर्ट में आप PAH भी लिख सकते हो. कहीं पर आपको हो सकता है लिखा हुआ मिल जाए, तो कुछ भी नहीं है, ये PAH फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ही है. तो ये PAH जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है, ये अगर एब्सेंट है तब क्या होगा. अगर ये एब्सेंट है तो सिंपल सा देखें ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर ये अब एब्सेंट हो गया. फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज इज एब्सेंट. यहां पर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट है. तो जिस कंडीशन, इस कंडीशन में अगर जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट है, तो यहां पर ये फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुवेट में. ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुवेट के अंदर, और ये फिनाइल पायरुवेट जाएगा आपके ब्रेन के अंदर, वहां जाकर डिपॉजिट हो जाएगा. सिंपल सा आप ये याद रखें. हो क्या रहा है, फिनाइल एलेनिन जो आप फूड में इंटेक कर रहे थे, फिनाइल एलेनिन को फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कन्वर्ट कर रहा था. कन्वर्ट किस में कर रहा था, टायरोसिन के अंदर, और वो आगे डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व था आपकी बॉडी के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा था. बट यहां पर अगर ये एब्सेंट है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज एब्सेंट, तो ये अगर एब्सेंट होगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा फिनाइल पायरुवेट का, और फिनाइल पायरुवेट आपके ब्रेन में जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा. इसकी लोकेशन वो नहीं है, इसको वहां नहीं जाना है, वो जगह इसकी नहीं है, वहां ये नहीं होना चाहिए. लेकिन हो क्या रहा है, ये जा कहाँ रहा है, आपके ब्रेन के अंदर. ये आपके ब्रेन में जा रहा है और ब्रेन में जाकर ये डिपॉजिट होगा. अब ये जब आपके ब्रेन में जाकर डिपॉजिट हो रहा है, तो वहां पर भी ये आगे ब्रेकडाउन होगा, उसका फिनाइल पायरुवेट आगे कन्वर्ट हो जाएगा
फिनाइल लैक्टेट एंड फिनाइल एसीटेट के अंदर। तो फिनाइल लैक्टेट और फिनाइल एसीटेट के अंदर ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिनाइल लैक्टेट बना देता है, फिनाइल एसीटेट बना देता है। इस तरह से ये यहाँ पर आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन इसका नाम फिनाइल कीटोन यूरिया क्यों दिया? इससे होगा क्या ब्रेन में डिपॉजिट होने से? अगर ये ब्रेन में डिपॉजिट होगा तो अब आपको मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, पर्सन मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा और एक कंडीशन के बाद में उसकी डेथ भी हो जाएगी, पागल हो जाएगा इनिशियली। बस सिंपल सा अगर बोले तो पर्सन उसको मेंटल रिटार्डेशन होगी, मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा और उसके बाद में उसकी डेथ हो सकती है और हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन है। तो सिंपल सा है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज हो रही है। लेकिन इसका नाम यहाँ जो दिया है, जो नाम इसका दिया है, वो नाम क्यों दिया है ऐसा? आप चलते हैं इसके नाम के ऊपर। चलो, तो यहाँ पर इसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। उसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। अब इसका नाम फिनाइल कीटोन यूरिया क्यों है? उसका रीजन ये है कि आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है। जो आपके ब्रेन में सीएसएफ होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें कीटोन बॉडी भी होती है लेकिन बहुत माइनर अमाउंट के अंदर होती है। तो यहाँ पर यूरिन के थ्रू इसका डायग्नोसिस होता है। जब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की, इसका डायग्नोसिस हो रहा है यूरिन के थ्रू और यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस इस डिजीज को शो करती है। तो यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन है, सिंपल सी कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन क्या है? फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर जो इसका डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस यूरिन में कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस से होगा। सिंपल सा चलते हैं फिर से इसके ऊपर। यहाँ पर फिनाइल कीटोन यूरिया, दिस डिजीज इज आल्सो, ये तो डिस्कस कर लिया था, अफेक्टेड पर्सन कुड नॉट सिंथेसाइज एन एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज PAH which is responsible for the conversion of phenylalanine into tyrosine, and tyrosine is responsible for the formation of melanin, thyroxine oxidation and protein synthesis। तो बहुत सारे इसके काम हैं, वेरियस फंक्शंस के अंदर ये इन्वॉल्व है। तो अगर ये एंजाइम एब्सेंट है तो टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो डिफरेंट फंक्शंस इसके हैं वो ये नहीं करेगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ phenylalanine hydroxylase, phenylalanine converts into phenylalanine converted into phenyl pyruvate। तो ये phenyl pyruvate में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ phenyl pyruvate, phenyl lactate and phenyl acetate accumulate in brain। तो यही सब मैंने आपको बताया था अभी। तो सिंपल सा यही सारा जो हमने डिस्कस किया है वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इसको याद करना है। तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज जो आप लिख रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें जो मिलनी चाहिए आपको वहाँ पर जो उसके अंदर प्रेजेंट है। फिर से देख लें एक बार, मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और थोड़ा ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल स्टार्ट से। तो फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। जैसे हमारे बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, तो एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड है, बट इसकी अगर चेन बन जाती है, इस अमाइनो एसिड की अगर एक चेन बन जाती है, जैसे ये अमाइनो एसिड है और मैंने इसकी एक चेन बना दी, जैसा आप पॉलीमर बनाते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पॉलीमर इस तरह से तो बनाते हैं। एथीन है, एथीन से आपने पॉलीमर बना दिया, पॉलीएथीन, पॉलीथीन जिसको आप कहते हो। तो सिंपल सा यहाँ पर अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के दोनों साइड मैंने बॉन्ड बना दिए और ये बॉन्ड कितने हैं और ये अमाइनो एसिड कितने हैं? n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कितना भी लंबी चेन हो सकती है। तो ये चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड की एक चेन प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है और हमारी बॉडी में जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो वेरियस फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन है, फिनाइलएलेनिन अमाइनो एसिड है जिसको आपने फूड के थ्रू लिया है, ये फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है एक अनदर अमाइनो एसिड के अंदर। अनदर अमाइनो एसिड इज टायरोसिन, टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है। टायरोसिन अब फॉर्मेशन करता है अलग अलग सब्सटेंसेस का जो हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
कंडीशन ये है कि ये तो नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। अब अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज एब्सेंट इन आवर बॉडी, ये अगर एंजाइम एब्सेंट है तो उस कंडीशन के अंदर फिनाइल एलानिन अब कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुवेट के अंदर, और हमारे ब्रेन के अंदर इसका एक्यूमुलेशन होगा, और इसका ब्रेकडाउन भी होता है फिनाइल लैक्टेट के अंदर और फिनाइल एसीटेट के अंदर, जो हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो रहा है। जब ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होंगे तो आपको ब्रेन डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाएगा, मेंटल रिटार्टेशन होगी, पर्सन मेंटली रिटार्टेड हो जाएगा, और डेथ होने के भी चांसेस है इसके अंदर। इसका डायग्नोसिस यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस से होता है, इसीलिए इसको फिनाइल कीटोन यूरिया कहा है। ये नाम क्यों दिया इसका ये पता होना चाहिए, इस डिजीज में हो क्या रहा है ये पता होना चाहिए। तो सारी चीजें अगर आपको पता है तो ही आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो एक सिंपल सी डिजीज थी, छोटी सी डिजीज थी, जिसको हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है? एनीमिया बहुत तरह का होता है, बहुत सारे टाइप का एनीमिया होता है। एनीमिया के लिए आप एक सिंपल सा, डॉक्टर जो एक बात कहता है, सिंपल सी बात जो डॉक्टर कहता है वो है ब्लड की डेफिशिएंसी, आपके खून की कमी हो गई, बस और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो गई है, ये कह देता है डॉक्टर। अगर आपको एनीमिया, अब खून की कमी कितने तरह की होती है, अगर आपके आरबीसी का नंबर कम है तब भी आपको एनीमिया है, आपके हीमोग्लोबिन का नंबर कम है तब भी एनीमिया है, आपके आरबीसी खराब हो गई है, डीनेचर हो गई है, डैमेज हो गई है, तब भी आपको एनीमिया है, आपके आरबीसी फंक्शन नहीं कर रही है तब भी आपको एनीमिया। कुछ भी अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, ब्लड अपना फंक्शन नहीं कर रहा। ब्लड का फंक्शन क्या है? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। तो उसको बाइंड करना है हीमोग्लोबिन के साथ, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं हो रहा है ऐसा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो कंडीशन क्या है? वो एनीमिया की कंडीशन। अब ये सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया आपका जो सेल है, कौन सा सेल? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस सेल। ये सेल सिकल शेप का हो जाता है। सिकल जो एक घास काटने का जो होता है, घास को कट करने वाला जो हंसिया होता है, क्वेश्चन मार्क जैसा, देखिए आपको जिस तरह का मिलता है, आपने देखा होगा कभी कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह का। तो आपकी आरबीसी भी कुछ इस तरह की। एक्चुअल में आपकी आरबीसी होती कैसी है? आपकी आरबीसी होती है, ये इमेज में दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये ऐसी होती है, बिल्कुल प्रॉपर जो शेप है आपके आरबीसी का वो ये वाला है, ठीक है। तो ये जो शेप है ये प्रॉपर शेप है आपके आरबीसी का, ठीक है। बट आपकी आरबीसी अब देखो कैसी हो गई है, ये कुछ इस तरह की हो गई है। ये सारे, ये जो शेप है ये चेंज हो गई, ये एक्चुअल शेप नहीं है आपके आरबीसी का। आपके आरबीसी का शेप ये है, ये है आपके आरबीसी का शेप, ये आपके आरबीसी का शेप नहीं है। तो आपके आरबीसी का शेप चेंज हो गया है, और कैसा हो गया? सिकल शेप की हो गई आपकी आरबीसी। चले देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, क्यों होता है और कैसे होता है। सबसे पहले मैं ये बता रहा था आपको आरबीसी का शेप कैसा होता है। तो सबसे पहले तो आपको आरबीसी के बारे में पता होना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी आरबीसी प्रेजेंट है। कितनी है अगर नंबर की बात करें तो 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट है mm क्यूब। यानी आपके बॉडी में से अगर 1 mm क्यूब ब्लड निकालते हैं तो उसके अंदर 50 लाख से 55 लाख आरबीसी प्रेजेंट होती है। 5 मिलियन to 5.5 मिलियन आरबीसी आपके 1 mm क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगी। यहाँ पर आपके आरबीसी का शेप कैसा है? गोल है आरबीसी आपकी आरबीसी गोल है। एक आपने कभी अगर सांभर बड़ा खाया है, नहीं खाया तो खा लेना, क्या प्रॉब्लम है। तो आपने देखा होगा सांभर बड़ा कैसा दिखता है। अगर उसको आप इस तरह से दिख रहा है तो गोल दिख रहा है आपको गोल है, बिल्कुल स्फेरिकल दिख रहा है आपको, ठीक है, सर्कुलर है वो, ठीक है, वो सर्कुलर दिख रहा है आपको। बट आप उसको इस तरह से करेंगे वो एक डिस्क की तरह दिखेगा आपको, कुछ इस तरह का। यहाँ पर वो बीच में से कुछ अंदर होता है और उसकी जो मार्जिन से जो साइड्स है वो कुछ ज्यादा बाहर होती है, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको अगर एक सांभर बड़ा आप देख रहे हैं। तो सेम कंडीशन आपकी आरबीसी की। आपकी आरबीसी भी जब सामने से देख रहे हैं तो गोल दिख रही है आपको, बट आप उसको इस तरह से कर रहे हैं तो वो आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। तो ये आपकी आरबीसी है। बट कंडीशन जो सिकल सेल की है, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है, उसमें आपकी आरबीसी कुछ इस तरह की हो जाती है।
कुछ इस तरह की आरबीसी आपकी हो जाएगी। ये आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा जो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनकी ये चेंज क्यों हो रहा है? एक्चुअल में ये चेंज हो रहा है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है सेल के अंदर, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम? ध्यान से सुने, बात हो रही है हीमोग्लोबिन की। यहां बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। ध्यान सुनना, अभी ध्यान से देखना एक्चुअल में इस कंडीशन में होता क्या है। हीमोग्लोबिन का 11th क्रोमोसोम, बात करेंगे 11th क्रोमोसोम की। 11th क्रोमोसोम की बीटा ग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन नाम ही हीमोग्लोबिन है ना, तो इसकी जो ग्लोबिन चेन है बीटा ग्लोबिन चेन। देखो प्रोटीन है, प्रोटीन बनते किससे हैं? ग्लोबिन प्रोटीन है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है अमाइनो एसिड से। तो इसमें अमाइनो एसिड की चेन है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड की जो चेन है इसके अंदर 500 मोर देन 500 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो 6th नंबर का अमाइनो एसिड है, कौन सा नंबर याद रखना है आपको? 6th नंबर का जो अमाइनो एसिड है, गड़बड़ उसके अंदर हो रही है। तो यहां पर कुछ बड़े बनाते हैं इनको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10। तो बहुत लंबी चेन है, लंबी चेन है, कई सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। इन सब के अंदर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, सबके अंदर एक, ये हर एक जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड को शो कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड, मोर देन 500 अमाइनो एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इतने सारे अमाइनो एसिड जब यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन के अंदर जो 6th नंबर का अमाइनो एसिड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th एंड 10th। तो यहाँ पर होगा कि जो 6th नंबर का अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड के अंदर देखो हर एक अमाइनो एसिड जो है वो एक कोडोन उसको कोड करता है। तो इसको जो कोड कर रहा है, ये अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, इसको कोड कर रहा है GAG। ध्यान से देखें और ध्यान सुना, आपने अभी तक कोडोन अगर नहीं पढ़े तो आप इसको ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो यहां पर एक ग्लूटामिक एसिड जिसको कोड कर रहा है GAG। तो हर एक के अंदर ये 3-3 का कोडोन है, ठीक है, 3-3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन होता है। ये 4 में से हो सकते हैं, कोई भी 4, एनी 4, UCAG, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो ये जो GAG है यहाँ पर GUG कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को, ये कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को। इसकी जगह पर रिप्लेस करता है इसको, GAG को रिप्लेस करता है GUG, ए की जगह आ जाएगा U, और यहां पर ये कोड करता है वैलिन को, ये कोड करेगा वैलिन को। तो सिंपल सा इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। इसको पॉइंट म्यूटेशन भी आप कह सकते हो। इस पॉइंट म्यूटेशन में होता क्या है, यहां पर ग्लूटामिक एसिड जिसको कोड कर रहा था GAG, उसकी जगह पर आ गया, उसमें एक ही जगह पर, सिर्फ एक ही जगह पर आया है GUG। तो जैसे ही यहां पर GAG की जगह पर GUG आया, तो U आते ही चेंज हो गया। पहले कोड किसको कर रहा था? ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, अब ये कोड कर रहा है वैलिन को यहां पर। तो ये रिप्लेस हो जाता है, ये रिप्लेस हो जाता है U से। तो जैसे ही रिप्लेस हुआ, यहां पर U आया और ये बन गया वैलिन, और वैलिन बनते ही अब यहां पर हीमोग्लोबिन बैंड हो जाएगा। हीमोग्लोबिन यहां पर बैंड होगा, और जैसे हीमोग्लोबिन बैंड होगा, हीमोग्लोबिन के बैंड होते ही इसकी आरबीसी भी बैंड हो जाएगी, और जैसे आरबीसी बैंड होगी, आरबीसी के बैंड होते ही यहां पर अब ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा, ऑक्सीजन इसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड नहीं होगा। अब ये होता किस कंडीशन में, कौन से जीन प्रेजेंट होंगे उसके अंदर ये होगा। तो सिंपल सा यहां पर आप ध्यान रखें, HBS, इसमें 3 कंडीशन आपको मिलती है। जनरली ह्यूमंस में 3 कंडीशन मिलती है इसके लिए। एक कंडीशन में जब ये डिजीज होगी और कौन कैरियर होगा, ध्यान से देखें इसको, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो इसका जीन कहां पर प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन के ऊपर।
तीन कंडीशन मिलेगी। ये तीन कंडीशन क्या है, ध्यान से देखें, यहां मैं लिख देता हूं इसको सिंपल। यहां पर HbA 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 HbS HbS HbS, ये कंडीशन होगी। इसमें जीन प्रेजेंट है, A जीन एंड S जीन, ये दो तरह के जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब कंडीशन क्या होगी, कौन इसके अंदर डिजीज होगा, कौन इसके अंदर वेक्टर होगा, ये आपको याद रखना है। तो HbA कंडीशन जो है यहाँ पर, HbA कंडीशन वाले ये नॉर्मल पर्सन होंगे, यहाँ पर ये नॉर्मल पर्सन है। HbS ये कैरियर होंगे, और HbS ये होंगे डिजीज्ड। यहां पर ये HbS ये डिजीज्ड पर्सन होंगे, इनको डिजीज होगी ये। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि किस तरह से किसके अंदर ये डिजीज हो रही है, किसको डिजीज है। तो सिंपल सा कब होगी ये, जब आप किसी भी पर्सन के अंदर, कोई भी पर्सन होमोजाइगस कंडीशन में, एस जीन प्रेजेंट होगा होमोजाइगस कंडीशन में, लिख देता हूं एस जीन, if S gene is present in homozygous condition, तो अगर S जीन होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा तभी ये डिजीज होगी, नहीं तो नहीं होगी। सिंपल सा इतना सा आपको याद रखना है, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसमें अगर आप क्रॉस करवाएं तो क्या मिलेगा आपको, आपको क्रॉस करवाना है उनके बीच में जो दो यहाँ पर मान ले कैरियर है, एक मेल और एक फीमेल, दोनों ही कैरियर है, उनके बीच में अगर आपको क्रॉस करवाना है तो फिर क्या करवाएंगे और कैसे आपको क्या ऑब्टेन होगा, देखते हैं उसके अंदर। एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो सिंपल सा एक मेल है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, काफी मिक्सिंग हो जाएगी नहीं तो। ओके, मेल है और फीमेल है, दोनों ही कैरियर है, मेल भी कैरियर और फीमेल भी कैरियर है। तो मेल के पास में जो जीन प्रेजेंट है, अब जब मैंने कह दिया है ये कैरियर है, तो कैरियर का मतलब क्या हो गया, कैरियर का मतलब HbS HbA HbS, और फीमेल के अंदर भी कुछ इसी तरह से कंडीशन होगी, लिख देते हैं इनके ऊपर HbA HbS, यहां पर भी HbA HbS। ठीक है, सिंपल सा है। आप इनके बीच में अब क्रॉस करवाएं, क्रॉस करवा सकते हैं आप, चाहे तो चेकर बोर्ड बना सकते हैं, इसको आप चेकर बोर्ड बनाकर भी कर सकते हैं। चेकर बोर्ड बना कर लेते हैं, इतनी देर से, काफी टाइम से हम पिछले कुछ लेक्चर से चेकर बोर्ड नहीं बना रहे थे, तो यहां पर हम अब चेकर बोर्ड बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है वहां पर आपको याद रखना है हमेशा, वहां साइन एक फीमेल का और एक मेल का। तो लेडीज फर्स्ट, पहले फीमेल का साइन एंड देन साइन ऑफ मेल। तो मेल का साइन बनाया। अब यहां आप लिख दें क्या क्या कंडीशन है आपके पास में। तो कंडीशन आपके पास में HbS HbA किस तरह से लिखना है, देखो प्रॉपर मैनर में काम करोगे तो नंबर मिलेंगे, प्रॉपर मैनर में काम करने के ही मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। तो ये मेल है तो HB, यहाँ पर भी HB, लेकिन कौन सा आएगा वो उसको लिख देंगे, यहाँ पर भी HB एंड HB। साथ में इनके ऊपर प्रेजेंट क्या है, यहाँ पर A और यहाँ पर S, यहाँ पर भी A और यहाँ पर भी S। हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैरियर होता है, मैंने ये तो बताया था आपको कि यहाँ पर जो आपने चूज किए हैं मेल एंड फीमेल, दोनों ही यहां पर कैरियर है, दोनों ही कैरियर है यहां पर। अब यहां पर जब इनका क्रॉस होगा तो आपको मिलेगा क्या, AA, यहां पर AS, यहां पर AS और यहां पर SS। तो सिंपल सी कंडीशन आप देखें ध्यान से, इसमें आपको क्या क्या ऑब्टेन हुआ है और क्या क्या कंडीशन है। 25%, ये 25% नॉर्मल चाइल्ड,
नॉर्मल ऑफस्प्रिंग आपको चांसेस है नॉर्मल मिलने के। 25% 50% चांसेस है यहाँ पर, 50% चांसेस कैरियर के, 50% चांसेस है कैरियर के, 25% चांसेस है नॉर्मल के और 25% चांसेस है डिजीज के। तो सिंपल सी कंडीशन है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। फिर से देखें एक बार, मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो चलते हैं प्रीवियस स्लाइड पर। यहाँ पर हमारा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन एन ऑटोसोमल जीन एंड दिस डिजीज इन द बीटा चेन। ये बीटा चेन है, 6th अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय अनदर अमाइनो एसिड वैलिन। तो यहाँ पर GAG उसकी जगह GUG आ जाता है, तो GAG की जगह GUG आ रहा है। कौन कैसे लेकर आ रहा है वो मैंने बताया था आपको, तो वो सारा यहाँ पर गिवन है इसके अंदर। आफ्टर दिस म्यूटेशन RBC चेंज देयर शेप इनटू सिकल शेप। इट इज ड्यू टू डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन एंड इट कुड नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। सिंपल सी कंडीशन है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, प्लियोट्रॉपी इज प्रेजेंट इन द इनहेरिटेंस ऑफ हेरेडिटरी डिजीज सिकल सेल एनीमिया। अब प्लियोट्रॉपी भी होता है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? प्लियोट्रॉपी कंडीशन क्या है? प्लियोट्रॉपी कंडीशन के अंदर सिंपल सा वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन है कि जो भी आपके एक जीन है प्लियोट्रॉपी के अंदर, एक दो कंडीशन होती है। एक होता है प्लियोट्रॉपी, होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को जनरली एग्जाम में साथ में पूछते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? कई बार पूछ लेते हैं एक्सप्लेन प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो प्लियोट्रॉपी के अंदर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर्स। ये सिकल सेल एनीमिया आपको एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लिया, आप लोगों ने तो पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिया, बट क्वेश्चन क्या आ गया? एक्सप्लेन पॉइंट म्यूटेशन इन डिटेल। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। तो कोई एक एग्जांपल देना। अब एग्जांपल आपके सामने सिकल सेल एनीमिया है और इसी को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो एक्सप्लेन कुछ इस तरह से करना होगा, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने बताया था सिंपल सा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सिकल सेल एनीमिया की। तो इसके अंदर आपकी जो RBC है, RBC आपने देखी होगी अगर माइक्रोस्कोप में, तो ठीक है, नहीं देखी तो आपने टॉफी खाई होगी, एल्पेनलीबे। एल्पेनलीबे खाई है आपने, कैसी होती है? दिखने में बिल्कुल गोल होती है। जब आप इसको बिल्कुल इस तरह से देख रहे हैं तो गोल दिख रही है आपको, सर्कुलर है। बट जब इस तरह से लेटाते हैं आप इसको, है ना, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो बीच में डिप्रेशन होता है हल्का सा, बीच में थोड़ी अंदर गई हुई होती है। बाकी है तो गोल वो, बट कुछ अंदर होती है बीच में से। तो यहाँ पर आपकी RBC भी बिल्कुल वैसी, आपकी RBC भी है तो सर्कुलर, बट इट इज बाइकॉनकेव। ये बाइकॉनकेव है, इसको बाइकॉनकेव शेप बोलते हैं। तो बाइकॉनकेव शेप की आपकी RBC है। ये RBC इस डिजीज के अंदर सिकल शेप की हो जाती है, बैंड हो जाती है, और बैंड हो रही है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन खराब हो रहा है, उसके कारण आपके RBC बैंड हो जाती है। एक चीज और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ और रिपीट एक बार कर देता हूँ। उसके बाद में एक चीज और बताऊंगा आपको जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी ना पढ़ी होगी। चलिए देखते हैं आगे इसमें होता क्या हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन, जो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन का जो 11th क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम की जो बीटा ग्लोबिन चेन है, उस बीटा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन होता है अमाइनो एसिड से। प्रोटीन की चेन है तो अमाइनो एसिड से फॉर्मेशन होगा, उसमें मोर देन 500 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है, नंबर 6 जो अमाइनो एसिड है, ये नंबर 6 अमाइनो एसिड, ये नंबर 6 अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड। इसको कोड करता है GAG। तो GAG एक कोडोन है जो कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को। यहां पर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के कारण GAG में एक ही जगह पर U आ जाता है, और जैसे ही एक ही जगह पर U आया, एक ही जगह पर जैसे ही U आया, यहां पर ये कोड करता है वैलिन को। तो ग्लूटामिक एसिड एक अलग अमाइनो एसिड था, वैलिन एक अलग अमाइनो एसिड है। तो जैसे ही वैलिन आता है, इसके आते ही वो बैंड हो जाती है। और इस कंडीशन अब ये GAG के जगह UG क्यों आया है? ये कब आएगा? जब उस पर्सन के अंदर SS जीन प्रेजेंट होंगे होमोजाइगस कंडीशन में, हीमोग्लोबिन पर
जो क्रोमोसोम है, इस पर जो जीन प्रेजेंट है, वो जीन एस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। होमोजाइगस कंडीशन में एस जीन अगर प्रेजेंट है तो ही होगा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ए जीन प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में तो वो नॉर्मल पर्सन, जैसे आप और मैं, तो हमारे अंदर डिजीज नहीं है, हमें सिकल सेल एनीमिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये है कि जब ये ए जीन प्रेजेंट है तो उसको नॉर्मल कंडीशन कह रहे हैं। नेक्स्ट, अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, ए और एस प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और ए के साथ में एस भी प्रेजेंट है, तो ये कैरियर होगा। कैसे होगा कैरियर? ये देखा है आपने यहाँ पर, एक मेल है कैरियर, एक फीमेल है कैरियर। तो ये कैरियर क्या कर रहे हैं? इनकी 25% जनरेशन, 25% ऑफस्प्रिंग के चांसेस हैं डिजीज होने के, तो ये इस डिजीज को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी कर रहे हैं। इनमें खुद में नहीं है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में इसको कैरी कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या कंडीशन है इनकी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके अंदर, ये जो मेल है और फीमेल है, ये मेल और फीमेल यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस है उनके अंदर क्रॉस करवाएंगे तभी। अभी देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं, नॉर्मल मेल विद हेट्रोजाइगस या कैरियर फीमेल, डिजीज मेल कैरियर फीमेल, डिजीज फीमेल नॉर्मल मेल, कैरियर मेल डिजीज फीमेल, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो सिंपल सा आपको क्रॉस करवाना है। क्रॉस आप चेकरबोर्ड बनाकर कर सकते हो, बिना चेकरबोर्ड के भी आप क्रॉस कर सकते हो, बहुत इजी है इसका क्रॉस करवाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसको हो रहा है? जिसके अंदर एस जीन प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में, उन्हीं के अंदर 6th अमाइनो एसिड बीटा ग्लोबिन चेन, ये सब याद रखना है, बीटा ग्लोबिन चेन का 6th अमाइनो एसिड जिसमें जी कोडोन है, एक ही जगह पर यू आ जाएगा। और जब एक न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस होता है, इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये पॉइंट म्यूटेशन दो टाइप का, जीन म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में तो कोई एक दूसरे से रिप्लेस होता है, और फ्रेम शिफ्ट के अंदर पूरी फ्रेम शिफ्ट, जैसे यहां पर मैंने लिखा ABCD EFGHIJ, तो यहां पर मान ले 3 के कोडोन बनते हैं। तो ये 3 का एक ग्रुप है, ये 3 का दूसरा ग्रुप, और ये 3 का तीसरा ग्रुप, और ये 3 का एक नेक्स्ट ग्रुप है। ठीक है, यहां पर हुआ क्या? इसके अंदर ऐड हुआ, यहां पर D के बाद में ऐड हुआ है X, तब क्या बन जाएगा? ABCD के बाद में X, देन EFGHIJKL, और 3 के अगर आप ग्रुप बनाते हैं देखें, फ्रेम शिफ्ट हो चुकी है, ABCDXE FGHIJK, तो ये फ्रेम शिफ्ट हो गई, इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। बट अगर कंडीशन यहाँ कुछ ऐसी होती, यहाँ अगर कंडीशन कुछ ऐसी होती कि कोई शिफ्ट, कोई चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पर D की जगह पर D को रिप्लेस कर दिया X ने, D को रिप्लेस कर दिया है X ने, तो ABCX EFGHIJKL, तो अभी भी कोडोन्स वही है, बस एक ही चेंज हुआ है, सिर्फ ये कोडोन चेंज हुआ है, बाकी सारे कोडोन सेम है जो पहले थे, एज इट इज प्रेजेंट है यहाँ पर। तो फ्रेम शिफ्ट इज मोर हार्मफुल देन पॉइंट म्यूटेशन। तो बट यहाँ पर देखो आप, अब फ्रेम शिफ्ट कितना हार्मफुल होगा? पॉइंट म्यूटेशन में इतना कुछ हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह पर यू आया है, और आपके बॉडी के अंदर जितनी आरबीसी है सारी बैंड हो गई है, आपकी बॉडी में जितनी भी आरबीसीज है सब बैंड हो गई है, और अब वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रही, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, आप रेस्पिरेशन कैसे करोगे? आपकी सेल्स में एनर्जी नहीं बनेगी और डेथ हो जाएगी। अब एक चीज जो मैंने आपको कहा था, मैं एक और कुछ बताऊंगा आपको। एक्चुअली होता क्या है, जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया है उनको मलेरिया नहीं होता। जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उन लोगों को मलेरिया नहीं होता। मलेरिया का वेक्टर आपने सुना होगा, मलेरिया का वेक्टर है प्लाज्मोडियम, मलेरिया का वेक्टर फीमेल एनोफिलीज है, और उसका जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम अलग अलग टाइप के होते हैं, वाइवैक्स, मलेरिया, ओवल, फैल्सिपेरम। तो यहाँ पर जो मलेरिया है, मलेरिया हो रहा है, उसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम, और उसका वेक्टर है, जिसका कैरियर है, जिसको ट्रांसमिट कर रहा है, वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है वो कभी भी ऐसे घर में नहीं रहता जो बेंट हो। वैसे तो प्लाज्मोडियम आरबीसी में ही रहता है, इनिशियली लिवर में, देन आरबीसी के अंदर, बट इनमें जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनकी आरबीसी के अंदर ये नहीं रहता।
तो ऐसे लोगों को मलेरिया नहीं होता जिनको सिकल सेल एनीमिया हो। तो ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कंडीशन के जिनको अनीमिया है, काम किसी तरह से चल रहा है उनका, वो लोग सरवाइव कर रहे हैं किसी तरह से, उनको मलेरिया नहीं होगा। अगर उनके एरिया के अंदर, ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है तो वहाँ पर ट्रॉपिकल एरियाज है, मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं, बट वहाँ पर अनीमिया भी ज़्यादा है। तो वहाँ जब अनीमिया ज़्यादा है तो उन लोगों को मलेरिया नहीं होता जिनको अनीमिया है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ ऐसा एडवांटेज नहीं है कि अब किसी को अनीमिया है तो कोई खुश होगा कि हाँ अनीमिया है तो चलो मलेरिया नहीं होगा, ऐसा हमारे साथ यहाँ इंडिया में नहीं है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये लेक्चर को एंड करेंगे और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।